हम EMRS एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी कंप्लीट कवर कर ली है और हम साथ ही साथ NEP भी देखते जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करें हम तो हर टॉपिक के हम 100 मिनिमम क्वेश्चन करेंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम 100 तो करेंगे ही करेंगे, मैक्सिमम जहाँ तक कर सकते हैं हम उतने करेंगे। ओके, एग्ज़ाम तक आपके। तो ऐसे ही आपके अदर सब्जेक्ट जो कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी कराए जा रहे हैं, आप वहाँ से भी जाके वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो हमने जो है 32 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, अब हम 33 से देखते हैं, 33 नंबर से देखते हैं। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, उक्त कथन है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन जो जिसमें लॉजिक लगाना होता है वो मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल वे में कि ये यदि ऑप्शन राइट है तो ये क्यों राइट है और बाकी के 3 ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, ये चीज़ों इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। लेकिन जब जब फैक्ट वाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो सूर्य पूर्व दिशा से ही उगता है, हमें वहीं लगाना पड़ेगा कि पूर्व दिशा। ओके, तो वैसे ही ये क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसके लिए ना आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो है डॉक्टर AS चौहान का। ओके, तो बालकों के सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, उक्त कथन डॉक्टर SS चौहान का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान बहुत अच्छे से डीपली मैंने पढ़ाया है। आप ना बाल्यावस्था करके सर्च करोगे ना, या बाल विकास करके सर्च करोगे, उसके बाद जयसोनी सर लिख दोगे आप या जयसोनी लिख दोगे तो आपको ना मिल जाएगा। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट करके सर्च करोगे तो वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है शिक्षा मनोविज्ञान। आप वहाँ से उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जिससे क्योंकि ऐसी चीज़ें आ रही हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं हमारे लिए, तो ना ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो अनुशासन में बिल्कुल अनुशासन में सहायक है, मूल्यांकन में बिल्कुल मूल्यांकन में भी सहायक है, बाल विकास के ज्ञान में इसके में भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बाल विकास के ज्ञान में, अब आपको कैसा लगेगा, मतलब बाल विकास के ज्ञान में ये कैसे हो सकता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए, इससे हमें शिक्षा मनोविज्ञान से हमें ये इसकी जानकारी भी होती है कि बालक का विकास कैसे हो रहा है, ठीक है, किस स्तर पे है उसका ज्ञान, इसकी भी जानकारी होती है, इसलिए ये भी शामिल है। अब देखिए, आपको चारों ऑप्शन लग रहे होंगे कि सही है, लेकिन आपको एक मैं बार बार बताता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन देखना है जो कि आपके तीनों क्वेश्चन उसमें समाहित हों या फिर वो सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन लगे। तो सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन क्या है, सर्वांगीण विकास। ओके, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है 35वां नंबर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूख, अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। को प्रभावित करने वाले कारक हैं, को सीखने को प्रभावित कौन कौन कर सकता है, भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल जब भी उपरोक्त सभी आ जाता है तो आपको तो लगता है वही होगा, लेकिन पहले मैंने डिस्कस कर रखा है कि बहुत बार उपरोक्त सभी आंसर नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कि आप इसे पढ़ रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा कि देखिए, अधिगम सीखने को प्रभावित करने वाले, मतलब सीखना जो है कब प्रभावित हो जाता है, कब अवरोध उत्पन्न हो जाता है सीखने में, आप कह सकते हो। तो भूख एवं परिपक्वता, बिल्कुल यदि भूख है और परिपक्वता, एक परिपक्वता आने पर भी आप अधिगम जो है प्रभावित होता है। प्रशंसा एवं निंदा की बात करें, प्रशंसा करोगे तो भी अधिगम प्रभावित होगा, निंदा करोगे तो भी अधिगम प्रभावित होगा। ओके, अब किस प्रकार से होगा, अधिगम का प्रभावित होने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव सेंस में, उसका पॉजिटिव सेंस में भी प्रभाव पड़ना, ये होता है प्रभाव पड़ना। ओके, तो शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास, इसका भी पड़ता है। अच्छी शिक्षण पद्धति होगी और अच्छा अभ्यास होगा, बार बार अभ्यास होगा, तो अधिगम प्रभावित होगा, अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। सीखने में रुकावट आने का कारण है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। अब रुकावट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और प्रभावित मतलब मैंने क्या बताया था, अवरोध बताया था। ठीक है, तो प्रभावित मतलब उसका इंप्रूवमेंट भी और उसका डिक्रीमेंट भी और इंक्रीमेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है,
अब सीखने में रुकावट आने का कारण है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा या फिर उपरोक्त सभी। तो 36 का आंसर क्या होगा? सीखने में रुकावट कब कब आती है? जब पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष होता है। बिल्कुल ठीक है। मान के चलिए पुरानी आदत आपकी ऐसी ही कि आपको लेट के पढ़ना पड़ता है, लेट के आप पढ़ते हो तो याद हो जाता है, लेकिन नई आदतों में क्या कि आप कहीं पे ऐसा माहौल बन गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ना है। ठीक है। या फिर मान के चलिए आप बैठ के पढ़ते थे, या फिर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसकी आपकी आदत थी, पुरानी आदत क्या थी, और इससे भी समझ में नहीं आता ना, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी आदत जो है पहले 8 बजे उठने की थी। ओके, अब आपके स्कूल जो है वो 7 बजे से स्टार्ट हो गए, तो आपको अब 5 बजे 6 बजे उठना पड़ रहा है। तो आपने क्या किया? पुरानी आदतों का नई आदतों के साथ संघर्ष हो रहा है आपका, कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उठने में। ओके, तो ये भी हो गया। कार्य की जटिलता हो गया, शारीरिक सीमा, इसका भी रुकावट होता है सीखने में। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है तीव्र, धीमी, अति तीव्र या निश्चित नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है 37वें में सीखने की अंतिम अवस्था में ना सीखने की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। ये आपको याद रखना है। जब सीखने की अंतिम अवस्था होती है तो सीखने की गति धीमी हो जाती है। ओके, अब ये कैसे होता है? ये फैक्ट के साथ कैसे होता है? तो देखिए, सीखने की जो अंतिम अवस्था होती है ना, मान के चलिए कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा रखा, अट्रैक्टिव रखा, ठीक है, और लास्ट में उसको चीज़ें समझ में आने लगी। ओके, चीज़ें उसको समझ में आने लगी, यहाँ तक तो उसको पूरी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, मतलब जो कोर पॉइंट था ना, उसका जो मेन पॉइंट था, वो चीज़ उसको पूरी समझ में आ गई। ठीक, अब जैसे ही आप अंत में ले जाओगे, एक दो एग्जांपल और दोगे ना, तो वो उससे इरिटेट होने लगेगा, और या फिर उसको लगेगा ये तो मुझे बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो गति है वो ध्यान तो देगा, पर धीरे धीरे वो कम होते जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि धीमी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। संवेग हमारे कार्यों में प्रदान करते हैं रुकावट, गति, संयम या कुशलता। तो 38वां नंबर आपको बताना है। संवेग मतलब क्या होते हैं? भाव होते हैं। तो भाव हमारे कार्यों में क्या प्रदान करते हैं? भाव हमारे कार्यों में गति प्रदान करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, भाव क्या करते हैं? हमारे कार्यों में गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 39 नंबर। शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है, यह कथन है। तो ये भी फैक्ट वाला हो गया। तो इसके लिए आपको याद रखना है, ये कथन किसका है? झा का है। ओके, संवेग हमारे कार्यों में प्रदान करते हैं रुकावट, संयम, गति या कुशलता। तो ये शायद मुझे लगता है 2 बार रिपीट हो गया। तो 40 नंबर क्या आएगा आपका आंसर? बी नंबर। ओके, राइट आंसर बी होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो इसके लिए भी आपको देखिए, जो फैक्ट वाले होते हैं जिसमें समझाना होता है, मैं आपको समझा के बता देता हूं, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका जो है 42वें का होगा, हैडफील्ड। ओके, हैडफील्ड ने का कथन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि IQ जो है वो माना जाता है, क्या माना जाता है ये बताना है। तो इसके लिए क्या होता है? सूत्र आपको पता होगा। ठीक है, IQ का जो है सूत्र जो होता है, ये आपको ना कमेंट सेक्शन में बताना है, किसको किसको आता है ये देखते हैं अपन। ठीक, तो IQ का आपको सूत्र बताना है। मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस टाइप से रहेगा वो, जिससे आपको आइडिया जाए यदि भूल भी गए होगे। ब्लैंक अपॉन ब्लैंक इंटू 100। ओके, तो IQ आपको बताना है क्या होगा। तो कुछ एज वगैरह रहती है, क्रोनोलॉजिकल रहता है, और आपका मेंटल एज रहती है। तो ये आपको बताना है क्या रहता है इसका सूत्र। अब मैंने पूरा हिंट दे दिया आपको। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है मानसिक ये आपको 43 नंबर का आंसर बताना है आपको। तो याद रखिएगा 70 से 80 के बीच होता है। और आइंस्टीन का कितना था? आइंस्टीन का IQ लेवल कितना था ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको।
अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। 44 नंबर का आंसर बताना है आपको। रोकथाम की दृष्टि से, निराकरण की दृष्टि से, संरक्षणात्मक की दृष्टि से। उपरोक्त सभी तो जब भी आ जाता है उपरोक्त सभी होता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, आपको मैं बता दूं। 90% केस ऐसे होते हैं जहां पे उपरोक्त सभी आएगा तो वो सॉरी राइट होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी, रोकथाम की दृष्टि से भी, निराकरण की दृष्टि से भी और संरक्षणात्मक की दृष्टि से भी। शिक्षक की आवश्यकता है, शिक्षक की नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, ठीक है। शिक्षक को समाज से आदर सम्मान चाहिए या उपरोक्त सभी। शिक्षक की आवश्यकताएं क्या हैं आपके हिसाब से बताना है आपको। शिक्षक की आवश्यकताएं क्या है? शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, बिल्कुल होनी ही चाहिए, जिससे ना वो इंटरेस्ट ले कि उसे काम करना नहीं तो बीच बीच में उसको टेंशन रहेगी कि मुझे अब तक पदोन्नति मिल जानी थी या ऐसा, ठीक है। इसलिए 20 ऑप्शन भी आपका राइट होगा। शिक्षक को समाज से आदर सम्मान चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये 100% इसके लिए तो शिक्षक बनते ही हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि से अभिप्राय है, तो बहुत से वैज्ञानिकों ने बुद्धि के बहुत सारे आपके अर्थ बताए हैं। तो ये चीजें ना मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, पहले जो वीडियो बनाया था मैंने। तो 46वें का आंसर आपको बताना है क्या होगा? शारीरिक एवं व्यवहार परिवर्तन, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, निश्चित, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, निश्चित आयु के पश्चात रुकना या उपरोक्त सभी। बुद्धि से अभिप्राय है, तो आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। ओके, वहां पे देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। कौन सा नंबर है आपका? 47 नंबर। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है, तो आपको बताना है कौन सी हो सकती है। आप पॉज करके भी ना चीजों को देख सकते हो कि आपके हिसाब से क्या होगा आंसर। तो उदारीकरण, निवित्त, यहां पे शायद कुछ ना कुछ टाइपिंग हो सकती है, यहां पे तदात्मक या बाधा दूर करना। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। 47 का बताना है कि क्या प्रत्यक्ष विधि हो सकती है। तो व्यक्ति का ना मानसिक तनाव दूर करना है तो सबसे पहले उसकी बाधा दूर की जाए, क्योंकि मानसिक तनाव तभी रहता है, उदारीकरण मतलब उदारता दिखाएगा तो मानसिक तनाव रहेगा क्यों उसको? नहीं। तो बाधा दूर करना मतलब मान के चलिए उसे किसी चीज की टेंशन है तो वहीं तो तनाव बनता है मानसिक का, यदि वो बाधा दूर हो जाए तो ठीक है। अब जैसे EMRS के स्टूडेंट्स को क्या है सबसे बड़ी कि एग्जाम डेट आ जाए, एग्जाम डेट आएगी तो उनकी टेंशन कम हो जाएगी और वो अच्छे से पढ़ने लगेंगे। तो यही है बाधा दूर करना, तो मानसिक तनाव कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी, यथार्थ होगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण, संसारिक दृष्टिकोण या बहिर्मुखी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है, तो कौन सा? कल्पनावादी, यथार्थवादी, संसारिक दृष्टिकोण या बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो ये आपको अपने दिमाग से बताना है कि ऑप्शन क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में, ओके, कमेंट में बताना है। रोज आपको होमवर्क जो है दिया जाता है, तो आप कमेंट में बताते भी हो और सभी के, बहुत लोगों के आंसर सही भी रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं बता दूं, यूट्यूब मेनिया करके हैं उनका नाम, उनके राइट आंसर निकलते हैं हर बार, तो मैं शायद कमेंट का जवाब नहीं दे पाता पर देखता जरूर हूँ, ओके। तो सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णतः रुक जाती है तब, और बहुत लोगों का कहना है कि इंग्लिश में भी की जाए, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंग्लिश में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में भी रहे आपका सेशन। और बहुत से मैंने टॉपिक हैं और बहुत से सेशंस हैं जो MCQs के, वो भी मैंने रखे हैं प्रैक्टिस के, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन कंटेंट हमें मिल नहीं पा रहा है, दोनों लैंग्वेज में मिलता है तो फिर एक लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है। तो हम हिंदी के स्टूडेंट एस्पिरेंट्स ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो हम हिंदी में रखते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कोई ट्रांसलेटर मिल जाता है हमें तो हम दोनों लैंग्वेज में रखेंगे, ओके। तो देखते हैं हम नेक्स्ट
सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णतः रुक जाती है तब उसे कहते हैं सीखने का वक्र, सीखने का पहाड़, सीखने का पठार या सीखने का ग्राफ। तो ये इसका बताना है, सीखने का वक्र कहते हैं हम, ठीक है। ये जैसे ग्राफ बना दिया हमने, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ आपने पता होगा, ग्राफ ये हो गया। तो सीखने की उन्नति हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ऐसी होती है ना। तो वक्र मतलब क्या होता है, वक्र मतलब होता है, वक्र पृष्ठ समझते हो आप, वक्र मतलब सतह, सतह ही कह सकते हैं हम, चाहे वो सतह कैसी ही हो आपकी। तो सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्ण रुक जाती है ना तब उसे कहते हैं हम। तो इसे याद रखना है, फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, सीखने का वक्र। ओके, तो 49 का आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। विकास से अभिप्राय है शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन, वातावरण से संबंधित, 1 सेकेंड, जीवन पर्यंत संभव या उपरोक्त सभी। तो 50वें का आंसर क्या होगा, विकास से अभिप्राय क्या है, जीवन पर्यंत तक चलती है प्रक्रिया विकास की, बिल्कुल। वातावरण से संबंधित होता है, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। बुद्धि के सिद्धांत हैं द्वितत्व सिद्धांत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। द्वितत्व सिद्धांत, अस्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो 51वें का आंसर जो है आपका उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत सभी हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है या कथन है। ओके, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है या कथन है। तो 52वें का आंसर जो है आपका वो है वैलेंटीन का। ओके, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उनकी मांगों की पूर्ति। किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए, ठीक है। किशोरों का शारीरिक विकास हो सके इसके लिए क्या आयोजन करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या करोगे आप, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम करवाओगे, संवेगों का दमन करोगे। संवेग मतलब क्या होता है, उनकी खुशियों का, उनके क्रोध का दमन करके आप क्या उनकी शारीरिक विकास को बढ़ा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं से उनके बुद्धि का विकास होगा, उनके ज्ञान का विकास होगा, लेकिन शारीरिक विकास की बात हो रही है। उनकी मांगों की पूर्ति करके भी शारीरिक विकास नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम। ओके, खेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है, खेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है सामाजिक प्रशिक्षण का, नैतिक प्रशिक्षण का, मानसिक प्रशिक्षण का या शैक्षिक प्रशिक्षण का। तो आपको बताना है 54 का आंसर क्या होगा। खेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके सामाजिक प्रशिक्षण का, नैतिक प्रशिक्षण का या मानसिक प्रशिक्षण का या शैक्षिक प्रशिक्षण का। तो आपका सही आंसर होगा मानसिक प्रशिक्षण का, क्योंकि देखिए खेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके सामाजिक प्रशिक्षण का। खेल में आप समाज की चीज़ों को सिखाते हो कि वो सामाजिक बन सके ज़्यादा से ज़्यादा। नैतिक प्रशिक्षण का, बिल्कुल कुछ खेल ऐसे हैं जहाँ पे आप नैतिकता को सिखाते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ना मानसिक प्रशिक्षण खेलों में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, मानसिक प्रशिक्षण का। समायोजन के प्रकार हैं रचनात्मक समायोजन, स्थानापन्न समायोजन, या मानसिक समायोजन या उपरोक्त सभी। तो 55वें का नंबर का जो आंसर होगा आपका डी होगा। आपके जो समायोजन के प्रकार हैं वो तीनों हैं। समायोजक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थिति में संतुलन रखता है, उपरोक्त कथन है, ठीक है। समायोजक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है, उपरोक्त कथन है। किसका है, तो 56वें का नंबर का जो आंसर होगा, देखिए ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है इसलिए आपको याद ही रखना पड़ेगा, विरिंग, लैंगफील्ड एवं वैलिड, ठीक है, वैलिड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के स्वरूप माने गए हैं 6, 5, 4 या 3।
तो मैं आपको बता दूं, मैंने बता चुका है ये चीज, विकास के स्वरूप जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है वो कौन कौन से हैं, कि आपको कितना याद है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं, विकास के स्वरूप 6 होते हैं। अवस्था कौन कौन सी, अवस्था मैं बता देता हूं, अवस्था कौन कौन सी होती हैं आपकी, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था। ओके, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, 58वें का आंसर बताना है आपको, बुद्धि को सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, ठीक है। तो किसका है ये, बुद्धि को, खेल को, अनुकरण को या शिक्षा को। तो आप ना पॉज करके एक बार सोच सकते हो खुद का भी, किसको माना जा सकता है आपके हिसाब से सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र, बुद्धि को, अनुकरण को, खेल को या शिक्षा को। तो सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र किसको माना जा सकता है, किसको माना गया है, शिक्षा को। ओके, क्योंकि बुद्धि को की बात करें हम, तो बुद्धि जब सीखेगा तभी तो उसके अंदर कुछ आएगा ना, तो बुद्धि तो हो नहीं सकता। खेल को, खेल से वो कितना सीख सकता है, उसका दायरा कितना हो सकता है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है, बहुत कम। अनुकरण को, अनुकरण द्वारा वो कैसे सीख सकता है, मान के चलिए जो अनपढ़ आदमी है, जो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में 1-2 होंगे ही होंगे, ठीक है, जिसने कम पढ़ा होगा या पढ़ा ही नहीं होगा, तो ऐसे लोग के बारे में बहुत कम ज्ञान होगा इनका, चीज़ों से रिलेटेड। अनुकरण करके सीखा होगा उन्होंने, किसी दूसरों को देखा उस चीज़ को और वैसा सीख लिया। लेकिन जिसने शिक्षा ली है तो शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है, वो हर एस्पेक्ट में चीज़ों को सीख रहा है वहाँ पे, इसलिए सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, वो है शिक्षा। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है, तो मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है आपको ये बताना है, मनोनाटकीय विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि या इनमें से कोई नहीं। तो शायद मैंने ये आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मनोनाटकीय विधि, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत मनोनाटकीय विधि आती है आपकी, ये आपको याद रखना है। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्तियां हैं, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्तियां हैं, वस्तुनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ युक्तियां तो ये हो गया है ना, व्यक्तिनिष्ठ युक्तियां, वस्तुनिष्ठ युक्तियां, प्रक्षेपी युक्तियां या उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन के लिए आप वस्तुनिष्ठ युक्तियों को भी देखिए, व्यक्ति का मापन करना है या आकलन करना है, तो विभिन्न पहलुओं का आकलन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जो वस्तुनिष्ठ के द्वारा आप क्या याद रख सकते हो, वस्तुनिष्ठ के द्वारा आप ये पता लगा सकते हो, वस्तुनिष्ठ युक्तियों का मतलब प्रयोग करके आप आकलन में ये लगा सकते हो कि उसने जो है कितना सीखा है और कितना एग्जैक्ट तरीके से सीखा है। आप ऑप्शन रखोगे उसके सामने 4 ऑप्शन, ठीक है, यदि वो राइट बताएगा मतलब उसने सीखा है उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ ये होता है कि उसने क्या सीखा है और कितना सीखा है। अब लेकिन जब हम उसकी कहना चाहिए सोच को देखना चाहते हैं या वो किस नज़रिए से देखता है चीज़ों को, उसके लिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को रखते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि हर पहलुओं की हमें जांच करना है। सहानुभूति का महत्व है शिक्षक के लिए, बालक के लिए, ए और बी दोनों के लिए या परिवार के लिए। तो 61वां नंबर जो क्वेश्चन होगा ना, सहानुभूति आपका शिक्षक के लिए भी होनी चाहिए और शिक्षक की बालक के प्रति भी, बालक की शिक्षक के प्रति भी, ठीक है। तो शिक्षक के लिए भी और बालक के लिए भी, और ए और बी दोनों के लिए, परिवार के लिए नहीं, सिर्फ ए और बी दोनों, मतलब शिक्षक और बालक दोनों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। बालक में स्पर्धा को प्रोत्साहन देना मतलब ईर्ष्या को बढ़ावा देना, क्रोध को बढ़ावा देना, ईर्ष्या का दमन करना या क्रोध का दमन करना। तो स्पर्धा बढ़ती है तो ईर्ष्या का दमन हो जाता है, ईर्ष्या नष्ट हो जाती, तो ये तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आप ना एलिमिनेट करके भी देख सकते हो कि क्या हो सकता है। जब स्पर्धा बढ़ती है ना तो ईर्ष्या तो कम, क्रोध ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो स्पर्धा बढ़ने से क्रोध बढ़ेगा, ईर्ष्या भी कई एस्पेक्ट में बढ़ती है लेकिन क्रोध सबसे ज़्यादा बढ़ता है। ओके, तो आपको याद क्या रखना है, क्रोध का बढ़ावा। ईर्ष्या भी बढ़ती है कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में हम कह सकते हैं, लेकिन क्रोध आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। सहानुभूति का मुख्य अर्थ है संवेग का दमन,
संवेग की उत्पत्ति, संवेग का धीरे धीरे ह्रास, ठीक है, ह्रास होगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो 63 नंबर का आपको आंसर बताना है। सहानुभूति का मुख्य अर्थ क्या होता है? संवेग की उत्पत्ति, ठीक है। संवेग मतलब मैंने बार बार आपको बताया क्या होता है, ओके। सहानुभूति में निहित है क्रिया, निहित है आपकी प्रतिक्रिया, निहित है अभिव्यक्ति, निहित है या क्रिया व अभिक्रिया। सहानुभूति क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सहानुभूति मतलब किसी चीज के लिए सहानुभूति होना, ठीक है। तो इसका ना आपको आंसर बताना, क्योंकि हर ऐसे आपको अधिगम हो गया, उत्प्रेरण हो गया, अभिप्रेरण हो गया, इस टाइप के वर्ड मिलते हैं। इनके यदि हिंदी मीनिंग आ गई ना आपको तो आप आराम से, और सहानुभूति जो है ना आप बार बार यूज करते हो, आपकी डेली लाइफ के लिए है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। बालक, आपको ये भी बताना है सहानुभूति मतलब, और ऑप्शन में भी बताना है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, यह है व्यक्तिगत प्रेरणा उसकी, या सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा। 65 नंबर आपका आंसर क्या होगा? बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, तो यह है व्यक्तिगत प्रेरणा है, उसके अंदर से वो इच्छा उत्पन्न हो रही है। मनोदैहिक प्रेरणा, ठीक है, सामाजिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा, आप कौन सी प्रेरणा कहेंगे उसे? तो अपनी इच्छा से, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से कर रहा है, तो कार्य वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो सकारात्मक प्रेरणा तो हो नहीं सकती आपकी। सामाजिक प्रेरणा, समाज उसको प्रेरणा देगा तो उसका मतलब वो अपनी इच्छा से कर ही नहीं रहा है। मनोदैहिक प्रेरणा ये भी नहीं, तो व्यक्तिक प्रेरणा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह है, 66 नंबर आपको आंसर बताना है। जो बालक को प्रेरित नहीं करता है, पुरस्कार प्रेरित नहीं करता है, प्रतियोगिता प्रेरित नहीं करता, रुचि प्रेरित नहीं करती या अरुचि प्रेरित नहीं करता है, बताना है करता है नहीं करता है, ये बताना है आपको, ठीक है। 1 सेकेंड। निम्न में से बालक को प्रेरित नहीं करता, पुरस्कार दोगे, मान के चलिए कोई बच्चा टॉप कर लेता है क्लास में, तो आप उसे पुरस्कार देते हो, तो दूसरे बालक इससे प्रेरित होंगे कि यदि मैं भी मेहनत करके टॉप कर लेता हूं तो मुझे भी पुरस्कार मिलेगा, तो प्रेरित हो रहा है बच्चा, बिल्कुल हो रहा है। प्रतियोगिता करते हैं हम, प्रतियोगिता रखते हैं तो वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश करता है दूसरे बच्चों से, तो ये भी सही है, ये भी प्रेरित करता है बच्चों को। रुचि, यदि उस चीज में इंटरेस्ट होगा ना तो अपने आप बच्चे मोटिवेट होंगे, अपने आप प्रेरित होंगे। अरुचि, ये आपका रॉन्ग आंसर होगा, तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी लगा सकते हो। तो बालक को प्रेरित नहीं करता, अरुचि प्रेरित नहीं करती, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अरुचि होगा, क्योंकि नहीं है बताना है हमें, ठीक है। निम्न में से जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है आपको क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। निम्न में से जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है हंसने का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, तो ये कोई सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है। तो आपका नहीं है बोला है ना, तो हंसने का सिद्धांत होगा। बाकी आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। निम्न में से जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है वह है, जो जन्मजात प्रेरक नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? भूख, पुस्तक, प्यार, काम। जो निम्न में से जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, देखिए जन्म से बच्चों को भूख लगती है, ये प्रेरित करती है खाना खाने के लिए। प्यार प्रेरित करता है, लगाव होता है इससे। काम की बात करें हम तो कार्य उसको करना ही पड़ेगा, जो उसके जरूरी काम है, तो ये भी प्रेरित करता है। लेकिन पुस्तक ना अभिप्रेरक नहीं है। निम्न में से जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है वो आपकी पुस्तक है, ओके। निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है उच्च पद, कुसंग, सम्मान या रुचि। मुझे लगता है ये भी मैंने आपको बहुत, मतलब फर्स्ट जो सेशन है ना, फर्स्ट जो पार्ट 1 बना है इसका, पार्ट 2 करके आया है वो, तो उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। 1 से जो 32 क्वेश्चन बताए ना, वहां पे इस चीज को मैंने बताया है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आपको याद भी है क्या नहीं है। निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है, आप आसानी से बता सकते हो। उच्च पद, ज्यादा क्वेश्चन दे दिया ना मैंने पहले, तो इसको बता देता हूं मैं। उच्च पद, कुसंग, सम्मान या रुचि, तो बालक के लिए प्रेरक नहीं है। उच्च पद की यदि दिखाएंगे ना कि आपको कलेक्टर बनना है, उच्च पद में जाना है, तो बालक के लिए मोटिवेशन रहेगा, जिससे वो मेहनत करेगा उसकी तरह, ठीक है।
सम्मान की बात करें, यदि उसे सम्मान चाहिए होगा तो वो प्रेरक होगा कि मुझे भी इस तरीके का सम्मान चाहिए। रुचि, इंटरेस्ट, तो वो तो प्रेरक होता ही है। तो कुसंग आपका ये रॉन्ग आंसर, ये सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं है बताया इसलिए राइट आंसर कुसंग होगा। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, ठीक है, अधिगम की सफलता मतलब सीखना पूर्ण हो गया आपका, यही होता है अधिगम की सफलता, तो का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, पुरस्कार व प्रशंसा, या अधिकारी बनने की इच्छा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल देखने से ही प्रतीत हो रहा है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, यही होता है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार। आप किसे आधार मान के पढ़ाते हो, आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाना चाहो आप तो आपका एक लक्ष्य होगा कि मुझे बच्चों के अंदर इस चीज को डालना है, तो यही चीज है, तो आप बोल सकते हो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 70 क्वेश्चन ये हो गए मिसलेनियस के। मैंने पहले भी आपके लगभग मुझे लगता है 35-40 क्वेश्चन पहले भी करवा दिए हैं, ठीक है। तो हम लगभग 100 के ऊपर मिसलेनियस ही कर लिए हमने, ओके। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी हमारी, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम बाद में कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं हम कि इंग्लिश में भी हम रखें, ओके।